डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस में स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। कल मैंने उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन आप लोगों को बताया था। आज मैं उसके आगे स्टार्ट करूँगा कि पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है। जैसे कल मैंने बताया कि बिजनेस क्या क्या है, 3 तरह का बिजनेस बोला था। सोल ट्रेड होता है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्टनरशिप के बारे में। जैसे कल उसका मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन बता दिया कि पार्टनरशिप क्या चीज़ है। इवेंट टू आर मोर देन 2 पर्सन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में कोई व्यवसाय करते हैं और उसके थ्रू जो लाभ हानि आती है उसको अपने रेशियो में बांटते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे मैंने कल बताया था कि नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम कैसे होते हैं। तो नंबर ऑफ जो पार्टनर डिसाइड है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं है, बल्कि उसको डिफाइन किया गया था इंडियन कंपनीज एक्ट, जो पहले 1956 हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने संशोधन लाया तो उसका नाम हो गया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें 264 सेक्शन था जो मैक्सिमम 100 पार्टनर्स को बताता था। लेकिन बाद में फिर सरकार ने 2014 में कंपनी रूल्स प्रिस्क्राइब किया, जिसमें उल्टन कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं। तो कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इसके आगे थोड़ा और क्लास को आगे रन करता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन और आपको क्लियर करता हूँ। पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो इसकी कल मैंने बोली थी आपको डेफिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषा थी इसकी, वो परिभाषा थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में डिफाइन था कि पार्टनरशिप क्या है, जो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। और ये मैंने कल डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर, तो नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में कल मैंने बताया था आपको इंडियन कंपनी एक्ट 1956 सेक्शन 11। इसमें 2 तरह का था, एक था ऑर्डिनरी, जिसमें मिनिमम 2 पर्सन होते थे, मैक्सिमम 20 होते थे। दूसरा था बैंकिंग, जिसमें मिनिमम 2 होते थे, मैक्सिमम 10। ये पहले 1956 एक्ट इसको डिफाइन करता था कि भाई बैंकिंग क्या है। जैसे मिनिमम 2 व्यक्ति मिल करके, मैक्सिमम 10 व्यक्ति मिल करके आपस में अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक का जिसका काम बैंक हो, उसको बैंकिंग पार्टनरशिप कहते थे। ऑर्डिनरी में मिनिमम 2 पर्सन होकर के, मैक्सिमम 20 पर्सन होकर के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बैंक के अलावा, तो उसको हम लोग बोलते थे ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, साधारण सा है। इसके बाद फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को संशोधित किया और एक नया एक्ट आया, इसी का अमेंडमेंट किया गया, जिसका नाम था इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसमें था सेक्शन 464। इसमें जो मैक्सिमम पार्टनर बताए गए, मैक्सिमम पार्टनर्स का जो नंबर बताया गया वो 100 था। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन कंपनी प्रेस्क्राइब रूल्स 2014 को फॉलो किया और इस रूल्स में था रूल 10, जिसमें जो मैक्सिमम पार्टनर बताए गए, मैक्सिमम पार्टनर वो बताए गए 50। तो आप लोगों को याद रखना है, वर्तमान में शायद जो मैक्सिमम संख्या होती है कितनी होती है, 50। ये कल मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन पोर्शन बताया था। तो मैंने बताया आपको नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में, इसकी डेफिनेशन किसने दी गई है,
आगे डिस्कस करते हैं इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी फर्म में साझेदारी के क्या क्या आवश्यकता होते हैं, इसके क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके पहले तीन शब्द के बारे में और मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। पहले मैंने डिस्कस किया था, फिर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि पार्टनरशिप में बेसिकली तीन चीजों की उत्पत्ति होती है। बेसिकली तीन चीजों की उत्पत्ति होती है। तीन चीजें होती क्या है? पार्टनर, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है फर्म। ठीक, फर्म मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, फर्म मीन्स ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक, संस्था का नाम। अब ये तीन चीजें बनती क्या इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई एग्जाम्पल मैं देता हूं आप लोगों को। सपोज करिए कि तीन व्यक्ति थे, एक थे मिस्टर एक्स, दूसरे थे मिस्टर वाई, तीसरे थे मिस्टर जेड। तीनों मान लीजिए बचपन के एक अच्छे मित्र थे, आप लोगों की तरह मान लीजिए वो भी बचपन में पढ़ते थे साथ में, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। तीनों लोगों ने कोर्सेज की, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने लौटिया एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स ने मान लीजिए उन्होंने कॉमर्स की डिग्री ली, ठीक है, वाई ने मैथ की डिग्री ली और जेड ने कोई दूसरा कोर्स कर लिया, मान लीजिए उन्होंने सीएमए कर लिया। तो ये तीन व्यक्ति थे, तीन सेक्टर में स्पेशलिस्ट थे। या आप कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा मिस्टर एक्स ने कॉमर्स की डिग्री ले ली और वाई ने मैथ ले लिया, या मैथ मान लीजिए उन्होंने बीटेक कर लिया या बीई कर लिया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर लिया, और मिस्टर जेड ने मान लो सीएमए के अलावा इन्होंने एमबीए कर लिया। तो तीनों लोग पहले खूब सारा पैसा कमाया, जब इनके पास खूब सारा पैसा हो गया तो इन्होंने सोचा कि अपना कोई बिजनेस डाल लें, कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर लें, क्योंकि बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। कारण उसका था कि अगर भाई आदमी एक स्तर तक केवल पैसा कमाता है, एक स्तर के बाद फिर वो नेम फेम कमाता है, और नेम फेम के लिए उसके पास काफी पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए फिर इंसान नौकरी नहीं करता, वो बिजनेस चुनता है। तीन लोगों ने बिजनेस डिसाइड किया कि बिजनेस किया जाए। तो इन्होंने सोचा कौन सा बिजनेस करें, तो इन्होंने सोचा पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई जेड तीनों मित्र थे, तीनों लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यस में अब ये हुआ कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, आपस का रेशियो क्या रखा जाएगा, किस रेशियो में लाभांश बांटा जाएगा। भाई मान लीजिए मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है भाई मैं 1 लाख रुपया कैपिटल लगाते हैं, मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया, वाई ने कहा भाई ठीक है मैं 2 लाख रुपया लगाता हूँ, जेड ने कहा भाई ठीक है मैं 3 लाख रुपया लगाता हूँ। ये पार्टनर ने अपनी पूंजी लगाई व्यापार में। अब ये हुआ कि अपना लाभांश किस रेशियो में पार्टनर्स बांटेंगे, तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई जो भी लाभांश आएगा उसको हम लोग अपने रेशियो में बांटेंगे। उन्होंने रेशियो बना लिया 2:1, 2:1 कि मतलब इन्होंने कहा कि जो भी लाभांश आएगा 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। यानी मतलब जितना भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसमें 2 बटा भाई 2 2 4 5, 2/5 कौन लेगा, एक्स लेगा, 2/5 कौन लेगा, वाई लेगा, 1/5 कौन लेगा, जेड लेगा। इन्होंने डिसाइड किया। तो पार्टनर्स में अगर बात की जाए, इनको अगर हम कंबाइंड मिला दें, अगर इनको हम कंबाइंड मिला दें तो उससे जो उत्पत्ति होती है किसकी होती है, फर्म की होती है। सभी पार्टनर्स को हम कंबाइंड रूप से अगर मिला दें तो उसको बोलते हैं फर्म। फर्म मींस ऑर्गेनाइजेशन नेम। भाई मान लीजिए उन्होंने अपनी फर्म का नाम रख दिया एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी में कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर थे, एक्स थे, वाई थे, जेड थे। तो कंबाइंड रूप से उनको बोलते हैं फर्म, और उनको इंडिविजुअली अलग अलग उनको हम कहते हैं पार्टनर। और उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, जो काम करने का जो समझौता है, जो मैंने बोला 2:1, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में बेसिकली 3 चीजों की उत्पत्ति होती है, पार्टनर्स की, पार्टनरशिप की एंड फर्म की। अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग एलिमेंट्स के बारे में। अब बेटा अगर आपको कोई चीज समझना
है या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। और क्योंकि अभी नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है, कोई अगर आप लोग समस्या आती है थोड़ा आपको सपोर्ट करिएगा हमें। मैं बाकी आप लोगों को पर डे एक नया लेक्चर दूंगा और जिससे आप लोगों को अकाउंट से कोई भी प्रॉब्लम होगी हर प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और इसको ये जितने भी लेक्चर हैं, कॉमर्स का कोई भी बच्चा किसी भी सेक्टर में अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा हो, सीए कर रहा हो, सीएमए कर रहा हो, सीएस कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, इंटरमीडिएट कर रहा हो, हर सेक्टर में उसको अकाउंट्स के लेक्चर काफी बेनिफिट देंगे। तो आज मैं फिर बात करने वाला हूं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है कि पार्टनरशिप कितने, मैंने बताया कि पार्टनरशिप के बारे में बता दिया। अब मैं बता रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की साइड में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली विशेषता है कि मिनिमम 2 पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन, ठीक। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए साझेदारी में? कम से कम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम की मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस कर दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में। दूसरा कि पार्टनरशिप में होना क्या चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट। तो पहला होता है मिनिमम 2 पर्सन, न्यूनतम 2 व्यक्ति। दूसरा मैंने बोला एग्रीमेंट, ठहराव, अनुबंध। अब अनुबंध कितने तरह का होता है? तो याद रखिएगा अनुबंध 2 तरह का हो सकता है, ओरल और रिटन, ठीक। 2 तरह का अनुबंध हो सकता है, ओरल और रिटन। तो ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, ठीक बेटा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप थोड़ा डिस्कस करिएगा, कमेंट दीजिएगा। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। और ओरल एग्रीमेंट में 2 तरह का अनुबंध हो सकता है, मौखिक और लिखित। तो सबको पता होगा जो मौखिक अनुबंध होता है उतना ज्यादा वो इफेक्टेड नहीं होता। अभी मान लीजिए हमने कहा राम है, श्याम है, सुनील है, 3 लोग मिलकर बिजनेस करने लगे। सपोज करिए कि पहले कहे कि भाई बराबर बांटेंगे लाभ हानि, बाद में ज्यादा पैसा आ गया, राम थोड़ा पावरफुल इंसान थे, उन्होंने कहा कि भाई सब पैसा हम ले लेंगे, आधा ले लेंगे। तो इसका मतलब पार्टनर्स में आपस में कोई विवाद हो जाता है तो उसको हम कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, कि कोर्ट हमें मांगेगा कि भाई आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ है। इसलिए कहा जाता है कि ओरल एग्रीमेंट उतना इफेक्टेड नहीं होता जितना कौन सा एग्रीमेंट इफेक्टेड होता है? रिटन एग्रीमेंट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये मैंने डिस्कस किया एग्रीमेंट के बारे में। अब तीसरा वैसे मैं बात कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ठीक, रजिस्ट्रेशन, ठीक बेटा। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन क्या है? अब क्वेश्चन उठता है कि रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर बात करें कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इंडिया में अगर कोई भी व्यवसाय करते हैं, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं, लाइसेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट ये कहती है हमारा काम हो इलीगल, अवैध, क्योंकि सरकार की नजर में जब तक हम होंगे नहीं तब तक उसको लीगल नहीं कहा जाएगा। तो ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग देखते होंगे या कहीं जैसे सुल्तानपुर में ही आप देखते होंगे, किसी भी सिटी में अगर जब जिनके पास लाइसेंस नहीं होता दुकान का, जब सरकार के अधिकारी दौड़ा मारते हैं, लोग अपना सब जगह जाके भाग जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? उनके व्यापार का लाइसेंस नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसलिए कहा जाता है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? याद रखिएगा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं बल्कि वह वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, अपनी आवश्यकता के हिसाब से है कि भाई उसको अपनी इच्छा के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराए या न कराए। अगर मान लीजिए पार्टनर से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तब पार्टनर्स, अगर पार्टनर रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तब पार्टनर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पार्टनर के ऊपर केस भी कर सकते हैं अगर आपस में कोई विवाद खड़ा होता है, और वह पार्टनर फर्म की तरफ से किसी बाहरी पर्सन के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाहरी पर्सन को पार्टनरशिप फर्म से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो जो पार्टनर है वो बाहरी पर्सन पर कोई केस फाइल नहीं कर सकता जब तक कि फर्म का रजिस्ट्रेशन ना हुआ। तो मैंने इसे बोला मिनिमम 2 पर्सन, दूसरा मैंने बोला एग्रीमेंट, तीसरा मैंने बोला रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में पूछा जाए क्या साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है, साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। अब जैसे आगे डिस्कस कर रहा हूं
लीगल फॉर्मेलिटीज, वैधानिक आवश्यकता। अगला पॉइंट बात करता हूं लीगल फॉर्मेलिटीज। चौथा पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, वैधानिक आवश्यकता, लीगल फॉर्मेलिटीज। अब क्वेश्चन होता है लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होगी? भाई अगर हम पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ हमें वैधानिक आवश्यकताएं कुछ पूरी करनी पड़ेगी जो हमें गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा करनी पड़ेगी। लीगल फॉर्मेलिटीज होती, हाँ ये कहते हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन करें कंपनी और पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में उतनी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती जितना कंपनी बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, तो आपको याद रखिएगा। अब जैसे एक पॉइंट और आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगला जैसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, हाँ सबसे जो मेन पॉइंट मैं उठा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ बेटा एक चीज बता दें, थोड़ा राइटिंग बड़ी माशाल्लाह है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा दिक्कत है, बाकी मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? जैसे होता है बेसिकली जो लायबिलिटी होती है दो तरह की होती है, सीमित और असीमित। लेकिन याद रखिएगा कंपनी जो व्यापार होता है उसका दायित्व सीमित होता है, एकाकी व्यापार हुआ, फुल ट्रेड या पार्टनरशिप हुआ, साझेदारी, इनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। असीमित दायित्व क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से कोई कर्जा लिया, समझ के, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स ने किसी से कोई कर्जा लिया और कर्जा मान लीजिए 5 लाख रुपए का लिया, उनकी अपनी दुकान की सबूत करी, दुकान घाटे में जाने लगी। अब दुकान का अगर उन्होंने सेल किया, दुकान से 1 लाख रुपया मिला, 1 लाख रुपया तो अपनी दुकान से पेमेंट कर देंगे वो, बाकी जो 4 लाख रुपया बचा उनके नाम उनका घर द्वार जमीन जायदाद होगी, वो वहां से पैसा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो गवर्नमेंट उसको नीलामी कर सकती, जब्त कर सकती। तो कहने का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि जो साझेदार ने या सोल ट्रेड में किसी पर्सन ने या पार्टनरशिप फर्म में जो साझेदार ने जो पूंजी लगाई है व्यापार में या उसका व्यापार में जो हिस्सा है उतना तक तो वो देगा ही, अगर वहां से पूरा नहीं हो पाएगा तो उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों से पैसा लिया जाता है। तो इसका मतलब इनका दायित्व कैसा होता है? अनलिमिटेड, असीमित दायित्व। अब जैसे अगला पॉइंट डिस्कस करता हूं, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाभ, भाई प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। जब लाभ कमाएंगे फिर बाद में उसको साझेदार क्या करेंगे? अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और साझेदार में कोई भी रेशियो नहीं है तो साझेदार उसको बराबर अनुपात में बांटते हैं। इस तरह से बहुत तरह के पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक पॉइंट आप ले लीजिए, सीक्रेसी होती है, गोपनीयता, सीक्रेट। भाई पार्टनरशिप फर्म हुआ या सोल ट्रेड हुआ, इनके जो भी हिसाब किताब के ब्यौरे होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीक्रेट होते हैं, हर आदमी नहीं देख सकता। या रजिस्ट्रेशन अगर पार्टनरशिप फर्म का हुआ है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो वहां पे जाकर के उसकी फीस होती जमा करके देख सकता है। लेकिन कंपनी अगर व्यापार करें तो कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट सीक्रेट नहीं होते। इसलिए अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए पार्टनरशिप और कंपनी में, तो जो पार्टनरशिप होती है उसमें सीक्रेसी होती है, लेकिन कंपनी में सीक्रेसी नहीं होती। तो मैंने डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, साझेदारी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और अभी मैंने डिस्कस किया था एग्रीमेंट दो तरह का होता है, रिटन एंड ओरल। अब आगे डिस्कस करने वाला हूं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। जैसे भी मैंने बताया था आप लोगों को, अगला टॉपिक है बेटा पार्टनरशिप डीड, या जैसे मैंने बोला कि एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदारों में कितने तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं? एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक बेटा, एग्रीमेंट्स ऑफ पार्टनर, इस साझेदारों के बीच अनुबंध या ठहराव, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक बेटा। अब एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर कितने तरह का होता है? तो बेसिकली दो तरह का एग्रीमेंट होता है, एक होता है ओरल, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट, मौखिक ठहराव, दूसरा होता है रिटन एग्रीमेंट,
रिटन एग्रीमेंट, लिखित ठहराव, या इसी लिखित रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं, इसी का नाम है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सलेख, या इसी को हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक बेटा, तो रिटन एग्रीमेंट को ये क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, या उसी को बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, कि मतलब साझेदारी सलेख, पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी अंतर नियम। तो दो तरह का एग्रीमेंट है, मैंने समझाया था आप लोगों को। तो रिटन एग्रीमेंट का इफेक्ट नहीं होता जितना कौन सा एग्रीमेंट इफेक्ट होता है, रिटन। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं कि पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं, साझेदारी सलेख किसको कहते हैं। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सलेख क्या चीज होता है। तो अभी मैंने बताया आपसे कि साझेदारी सलेख होता है, तो क्या बोलते हैं, रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक बेटा, रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, कि साझेदारों के बीच में लिखित समझौता, या आप कह सकते हो कि इसी को आप कह सकते हो हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का इतिहास। अगर हमें किसी पार्टनरशिप फर्म में उसका डिटेल जानना हो, उसकी पूरी कंडीशन जाननी हो, तो हम रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर मतलब उसके पार्टनरशिप डीड से उसका पूरा हम डिटेल समझ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि साझेदारी सलेख क्या होता है, कि साझेदारों के बीच काम करने का जो लिखित अनुबंध होता है, लिखित समझौता होता है, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सलेख। रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब बात होती है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे भी मैंने आपको डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड में हिस्ट्री का मतलब नेम ऑफ फर्म क्या है, तो कुछ चीजें मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, कि इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, या कह सकते हो कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इस साझेदारी में पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में, मैं इसको डिस्कस करें। सबसे पहला कंटेंट्स की हम बात करें, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि भाई साझेदारी फर्म का नाम और उसका पता। दूसरा है भाई जैसे होता है ना उसका पूरा डिटेल, उसका एग्रीमेंट क्या क्या है, वहां से उसको पता कर सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, दूसरा है नेम एंड पोस्ट ऑफ पार्टनर, कौन साझेदार का क्या नाम है, उसका क्या पद है, इसका डिटेल होता है। अगला है तीसरा है नेम एंड पोस्ट ऑफ पार्टनर, इस साझेदार का नाम क्या है, उसका पता क्या है। अगला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है, उसकी पूंजी पर कितना ब्याज उसको दिया जा रहा है। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किस साझेदार ने कितना अर्न किया है, उसके आधार पर उसको फर्म उससे ब्याज ले रही है। ये सब चीजें पूरा डिटेल होता है। नेक्स्ट है बोनस सैलरी अलाउंसेस, ठीक बेटा, अलाउंसेस टू पार्टनर। ठीक है, कि क्या बोनस दिया जा रहा है, क्या सैलरी दी जा रही है, क्या अलाउंसेस, क्या भत्ता दिया जा रहा है, किसको, पार्टनर को।
ये सब चीजें होती है। ठीक बेटा, अब जैसे आगे कुछ कंटेंट और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे अगला कंटेंट अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी साझेदार ने फर्म को कोई ऋण दिया है तो फर्म उसके ऋण पर उसको कितना ब्याज देती है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है, लोन का जो इंटरेस्ट अगर उसका रेट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है, तो चाहे जितना पार्टनर डिमांड करे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है उसके जो ब्याज दिया जाता है वो 6% पर एनम दिया जाता है, मतलब 6% वार्षिक होता है। ये कब होता है? अगर उनके बीच में कोई लिखित समझौता, कोई पार्टनरशिप डीड ना हो। इसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया है कि नहीं? या ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सार्वजनिक फर्म का अंकेक्षण कि कैसे उसका अंकेक्षण कराया जाएगा, ये सब चीजें। उसके बाद है उसका वाइंडिंग अप या इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर साझेदारी फर्म इंसॉल्वेंट होती है, इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का दिवालिया होना। अगर साझेदारी फर्म दिवालिया होती है तो उसके रूल्स इसमें लिखे गए होते हैं, क्या क्या अप्लाई होंगे। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप, कि साझेदारी फर्म का वाइंडिंग अप कैसे होगा, उसका वेतन कैसे दिया जाएगा, डिसॉल्व कैसे होगी। ये जितना मतलब पूरा जो कंटेंट्स होता है, पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है कि साझेदारों के बीच के जो अनुबंध है, वो सब चीजें इसमें होती है। यहाँ तक कि साझेदारों के बीच का राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है। साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, साझेदारों के कर्तव्य क्या होंगे, कि साझेदारों के अधिकार कर्तव्य क्या है, कहने का पूरा डिटेल होता है वो पार्टनरशिप डीड में उल्लेख होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर ओरल एग्रीमेंट नहीं है साझेदारों के बीच में, तो उनके बीच में जो लिखित समझौता होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दिया कि पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंट है, अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में क्या रूल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का लागू होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। और क्योंकि अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो आपको हर तरह का मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोगों को अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तो मैं अकाउंटिंग आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे मैं आपको लॉ के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ा कुछ चीजें आपको बता दूं, फिर आगे फिर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करता हूं आगे पार्टनरशिप अकाउंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, provision of the Indian Partnership Act 1932, in absence of partnership deed, 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 हिंदी वाले थोड़ा जान लीजिएगा।
साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्थाएं की याद रखिएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्थाएं, या कह सकते हो ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि साझेदारी संलेख अगर अभाव है तो पार्टनरशिप डीड नहीं लागू होती वहां पर, तो वहां पर किसका कानून लागू होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत तरह के रूल्स होते हैं, 50 तरह का रूल्स है, लेकिन उन सब कंक्लूजन अगर आपको बताऊं तो बेसिकली 3 रूल्स अप्लाई होते हैं। बेसिकली जो रूल्स अप्लाई होते हैं, कितने रूल्स अप्लाई होते हैं? कितने रूल्स अप्लाई होते हैं? 3 रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहला रूल, पहला है कि सभी पार्टनर्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, मतलब जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, इक्वल रेशियो। याद रखिएगा, सभी साझेदारों का अनुपात कैसा होगा? बराबर हो जाएगा। अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, साझेदार कोई भी रेशियो डिमांड कर रहे हैं, कानून ये कहता है वो नहीं, बल्कि कैसा हो जाएगा? ओरल मतलब इक्वल रेशियो हो जाएगा, अनुपात उनका कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दूसरा है अगर किसी साझेदार ने फर्म को अगर कोई ऋण दिया है, अगर किसी साझेदार ने अगर फर्म को कोई ऋण दिया है, तो फर्म उस साझेदार को 6% वार्षिक रेट से ब्याज प्रोवाइड करेगी उसके लोन पर। याद रखिएगा, अगर किसी साझेदार ने फर्म को कोई लोन दिया है तो साझेदारी फर्म उस साझेदार को 6% वार्षिक रेट से इंटरेस्ट देगी। ये तब अप्लाई होता है जब उनके बीच डीड नहीं है। अब मान लीजिए डीड उनके बीच बनी है, तो डीड में जितना रेट लिखा गया होगा वो अप्लाई होगा। तो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको साफ कर देता हूं। थोड़ा स्टार्ट करता हूं आगे। पहला मैंने बोला आपसे, पहला बोला था इक्वल रेशियो। ठीक बेटा, सभी साझेदारों का अनुपात कैसा होगा? बराबर हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया आपसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, कि क्या है? पहला पॉइंट इक्वल रेशियो, सभी साझेदारों का अनुपात बराबर हो जाएगा। दूसरा है ये किसी साझेदार ने फर्म को अगर ऋण दिया है तो फर्म उसके ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज देगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम पेड बाय फर्म, ठीक बेटा। तीसरा है अगर साझेदारी फर्म अगर किसी साझेदार को कोई पारिश्रमिक देती है या साझेदारी फर्म साझेदार से कोई पारिश्रमिक लेती है, तो ना तो कुछ दिया जाएगा ना तो कुछ लिया जाएगा। मतलब नो रेम्यूनरेशन पेड and no remuneration received by firm। ठीक बेटा, दूसरा है, तीसरा पॉइंट है नो रेम्यूनरेशन पेड एंड नो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फर्म। कहने का मतलब यदि साझेदारी फर्म यदि किसी साझेदार को कोई पारिश्रमिक देती है या साझेदारी फर्म साझेदार से कोई पारिश्रमिक लेती है, ना तो कुछ दिया जाएगा ना तो कुछ लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर इसका एग्जांपल बताऊं आपको, तो इसमें जैसे क्या क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये साझेदारी फर्म लेती है साझेदार से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। और सैलरी, ठीक बेटा, सैलरी, बोनस, ठीक, कमीशन, अलाउंसेस, ठीक है।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन राइट्स फर्म देती है पार्टनर से, सैलरी फर्म देती है पार्टनर को, बोनस देती है, कह सकते हैं कमीशन देती है, अलाउंसेस देती है, कि इनका किसी का भी प्रावधान लागू नहीं होगा। सबसे पहला क्या है, सभी साझेदारों का अनुपात बराबर हो जाएगा, इक्वल रेशियो। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन पर एनम पेड बाय फर्म। ये किसी साझेदार ने अगर फर्म को ऋण दिया है तो फर्म उस साझेदार को 6% वार्षिक दर से ब्याज देगी। और उसके बाद कि नो रिटर्न पेड एंड नो रिटर्न रिसीव्ड बाय फर्म। यदि साझेदारी फर्म साझेदार को कोई पासबुक देती है या कोई पासबुक लेती है तो किसी का भी उल्लेख, किसी का भी निर्धारण नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन राइट्स, सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर साझेदारी फर्म एब्सेंट है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ये बेसिकली 3 रूल अप्लाई होते हैं। तो होने के बहुत सारे रूल हैं लेकिन बेसिकली 3 रूल अप्लाई होते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट्स, कि बेसिक अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। आगे डिस्कस कर रहा हूं बेसिक अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक बेटा, साझेदारी फर्म के आवश्यक खाते, मुख्य खाते, बेसिक अकाउंट्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो सबसे पहला अकाउंट मैं लिख दे रहा हूं, आज कल डिस्कस करूंगा इसके बारे में। आज मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, खोजिएगा, कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहला अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग साझेदारों का पूंजी खाता। तीसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक बेटा, इसको बोलते हैं साझेदारों का चालू खाता। और चौथा होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसको बोलते हैं साझेदारों का ऋण खाता। ठीक है ना। अगला होता है पांचवा पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, साझेदारों का आवरण खाता। तो बेसिकली मैंने बताया आपको कि बेसिक अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के बेसिक जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, और पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता, और पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसको बोलते हैं साझेदारों का ऋण खाता, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, साझेदारों का आवरण खाता। तो देखिए इसमें आप देख रहे हो 5 अकाउंट। अगर देखा जाए इन पांचों में बेसिक अंतर क्या है तो आप देख रहे होंगे हर जगह कि ये जो 4 अकाउंट हैं इनके सबके पहले पार्टनर से जुड़ा हुआ है, ठीक, लेकिन इसके पहले पार्टनर से जुड़ा नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो अकाउंट है ये किसका अकाउंट होता है, फर्म का होता है। किसका होता है बेटा, फर्म का होता है। ये अकाउंट हमारा फर्म का होता है, लेकिन ये जो चारों अकाउंट्स होते हैं ये किसके होते हैं, ये पार्टनर के होते हैं। ठीक है, तो फर्म जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ये जस्ट पीएल अकाउंट की तरह होता है। डेबिट पार्ट इसका, डेबिट पार्ट इसका, डेबिट पार्ट होता है, इसका क्रेडिट पार्ट होता है। यहाँ पर जो चीज फर्म पार्टनर को दे रही है उसको दिखाते हैं, यहाँ पे जो भी चीज फर्म पार्टनर से पा रही है उसको दिखाते हैं। तो ये कह सकते हो कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है स्पेशल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और फर्म किसके लिए बनाती है, रिलेटेड टू पार्टनर। आपको अगर पूछा जाए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका होता है, आपको याद रखिएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्पेशल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का एक स्पेशल खाता होता है, और रिलेटेड टू पार्टनर जो किसके संबंध में बनाया जाता है, पार्टनर के संबंध में।
पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर्स जो देती है वो उसके डेबिट दिखाती है, और जो भी चीज पार्टनर से लेती है उसको क्रेडिट दिखाती है। भाई जो डेबिट दिखाती है उसका नुकसान है, वही पार्टनर का फायदा है। पार्टनर अपने पार्टनर्स कैपिटल हुआ, पार्टनर्स करंट हुआ, पार्टनर्स लोन हुआ, पार्टनर ड्राइंग्स हुआ, इसी क्रेडिट में दिखाते हैं जैसी कंडीशन होती है। और जो भी चीज पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लेती है उसका फायदा होता है, प्रोफेशनल क्रेडिट दिखाती है, वही पार्टनर का लॉस होता है, पार्टनर अपने अकाउंट में डेबिट दिखाते हैं। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा कल। तो पीएल प्रोफेशनल अकाउंट जैसे पीएल अकाउंट की तरह होता है, तो बेसिक अंतर आप समझ गए होंगे। तो पीएल प्रोफेशनल अकाउंट स्पेशल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, और ये पार्टनर के अकाउंट होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि किस नेचर का अकाउंट होता है, तो आप लोग याद रखिएगा जो पीएल प्रोफेशनल अकाउंट होता है ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। किस नेचर का होता है बेटा? नॉमिनल नेचर का होता है। आप लोग पढ़े होंगे पर्सनल नॉमिनल, तो याद रखिएगा ये किस नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बताता है। और ये जो हमारे चारों अकाउंट होते हैं, आप देख रहे हैं सबसे पहले पार्टनर जुड़ा है, तो पार्टनर कोई संस्था हो सकती है, कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है। कहने का मतलब पार्टनर एक पर्सन हो सकता है। इसका मतलब इसमें जो ये कौन से नेचर का अकाउंट होता है? ये पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक बेटा, तो बस आज मैंने बेसिक चीजें आपको बताई, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट दीजिए और आगे इसको प्रमोट करते जाइए, इससे आप लोगों को फायदा होगा। तो कल मैं इसके आगे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।